इस वीडियो में हम आईटीआई के सब्जेक्ट कैलकुलेशन, कार्यशाला गणना एवं विज्ञान के फर्स्ट ईयर के यूनिट फर्स्ट मात्रक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इस चैप्टर में हम इकाई की परिभाषा के बारे में डिस्कशन करेंगे, इकाई की आवश्यकताएं क्यों पड़ी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इकाइयों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और इकाइयों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी इस चैप्टर में हम हल करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर इकाइयाँ, इकाई क्या होती है, इकाई की क्या परिभाषा है। किसी भौतिक राशि को मापने और तोलने के लिए माना गया मानक उसकी इकाई कहलाती है। यानी कि किसी भी भौतिक राशि को मापने और तोलने के लिए जो मानक माने गए हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है, अब आप पूछेंगे कि भौतिक राशियाँ क्या होती है। भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती है जिसे मापा या तोला जा सकता है, भौतिक राशियाँ कहलाती है। जैसे कि शक्कर को तोला जा सकता है, वो भौतिक राशि कहलाएगी। हमारे वजन को तोला जा सकता है, वो भौतिक राशि कहलाएगी। किसी भी तरल पदार्थ को मापा जा सकता है यानी कि उसका मापन किया जा सकता है, वो भौतिक राशियां कहलाएगी। हमारे शरीर के तापमान को मेजर किया जा सकता है यानी कि हमारे शरीर का जो तापमान है उसे मापा जा सकता है, वो भी भौतिक राशि कहलाएगी। तो ये सारी की सारी भौतिक राशियां कहलाती है। भौतिक राशियों को मापने के लिए कुछ इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि किग्रा, लीटर, मीटर, ये सारे के सारी भौतिक राशियां हैं को नापने के लिए इकाइयां होती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी मार्केट में जाते हैं और दुकानदार से अगर पूछते हैं, दुकानदार से 2 शक्कर की मांग करते हैं, तो ये एक सेंसलेस बात होगी। 2 शक्कर कुछ नहीं होती है, 2 शक्कर एक सेंसलेस बात होगी। या तो 2 केजी शक्कर होगी, या 2 मिलीग्राम शक्कर होगी, या 2 ग्राम शक्कर होगी। यानी कि किसी भी वस्तु के वजन के लिए या किसी भी चीज के लिए हमें उसके पीछे मात्रक की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि हमें उसके पीछे इकाई लगाना ही पड़ेगा। 2 एक सेंसलेस बात होती है। यदि अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जाता है, तो अगर हम कहते हैं कि वो उत्तर दिशा में 2 गया, तो ये एक सेंसलेस बात होगी। उत्तर दिशा में 2 गया, ये एक सेंसलेस बात है। उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर गया, या 2 मीटर गया, या 2 सेंटीमीटर गया, ये एक सेंस वाली बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इकाई जो है वो किसी भी अंकगणित या अंक के पीछे लगाई जाती है। इकाइयों की आवश्यकताएं क्यों पड़ी, इकाइयों की क्यों आवश्यकता पड़ी, भौतिक राशियों को मापने और तोलने के लिए इकाइयों की आवश्यकताएं पड़ी है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। यहां पर इकाइयों का वर्गीकरण किया गया है। किस तरीके से इकाइयों का वर्गीकरण किया गया है, इकाइयों को किस तरीके से बांटा गया है। इकाइयों को यहाँ पर 2 तरीके से बांटा गया है, मूलभूत इकाइयाँ यानी कि फंडामेंटल इकाइज, और व्युत्पन्न इकाइयाँ यानी कि डेराइव यूनिट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मूलभूत इकाइयाँ, जो कि मूलभूत इकाइयाँ हैं, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, प्रकाश की तीव्रता, पदार्थ की तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, यहाँ पर मात्रा है तो पदार्थ की मात्रा, ये सारे के सारी मूलभूत इकाइयाँ हैं। यानी कि इन्हीं मूलभूत इकाइयों से सारी भौतिक राशियों को नापा जाता है, मापन किया जाता है। इन मूलभूत राशियों से जो इकाइयाँ बनती है, जो इकाइयाँ बनेगी, उन्हें ही व्युत्पन्न इकाइयाँ कहेंगे। जैसे कि अगर मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूँ कि किसी मकान के निर्माण में ईंट, बजरी और सीमेंट जो है वो मूलभूत इकाइयां होती है किसी भी मकान को बनाने के लिए। तो ईंट, बजरी और सीमेंट जो है वो मूलभूत इकाइयां होगी। अब यहां पर व्युत्पन्न इकाइयां क्या होगी, व्युत्पन्न इकाइयां वे इकाइयां होगी जो कि मूलभूत इकाइयों से मिलकर बनी होगी। मूलभूत इकाइयों से कौन मिलकर बना होगा, जैसे कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर गलत दिया हुआ है, गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर होगा क्षेत्रफल की इकाइयाँ। क्षेत्रफल की जो इकाइयाँ होगी वो सेंटीमीटर यानी कि लंबाई से मिलकर बनी होगी, तो वो होगी व्युत्पन्न इकाइयाँ होगी। आयतन की जो इकाइयाँ होगी, आयतन की इकाइयाँ जो भी होगी वो भी एक मीटर क्यूब से मिलकर बनी होगी, तो ये भी क्या होगी, व्युत्पन्न इकाइयाँ होगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बताऊँ कि अगर घनत्व के बारे में बात करूँ, D बराबर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, तो ये द्रव्यमान भी क्या है, मूलभूत इकाई है। आयतन भी क्या है, आयतन भी मूलभूत इकाइयों से ही मिलकर बना है। तो जो घनत्व होगा वो घनत्व क्या होगा, डेराइव यूनिट यानी कि व्युत्पन्न इकाइयां होगी। ठीक है, यहां पर उदाहरण के तौर पर अगर बताऊं कि जिस तरीके से मकान के निर्माण में ईंट, बजरी और सीमेंट का यूज करके यानी कि इनका उपयोग करके मकान को बनाया गया है, तो मकान एक व्युत्पन्न इकाई होगी जो कि मूलभूत इकाइयां ईंट, बजरी और सीमेंट से मिलकर बनी है।
तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर इन मूलभूत इकाइयाँ, जो कि मूलभूत इकाइयाँ वहाँ पर बताई गई थी आपको, उन मूलभूत इकाइयाँ की मूल मात्राएं कौन थी? लंबाई थी। उसका मूल इकाई क्या थी? मीटर था। उसे मूल इकाई में मतलब उसे मीटर में नापा जाएगा और उसका जो प्रतीक होगा वो एम होगा। समझ में आ गया? ठीक है। द्रव्यमान जो है उसे किलोग्राम में नापा जाएगा और उसका जो मात्रक होगा, उसका जो प्रतीक होगा उसे केजी में नापा जाएगा। समय जो होगा उसे सेकंड में नापा जाएगा। उसका मात्रक जो होगा वो एस होगा। विद्युत धारा को एम्पियर में नापा जाएगा। उसका मात्रक जो होगा वो प्रतीक होगा वो ए होगा। तापमान जो होगा वो केल्विन में होगा। प्रतीक जो होगा वो के होगा। प्रकाश की तीव्रता को कैंडेला में नापा जाता है और इसका जो प्रतीक होता है वो सीडी होता है। पदार्थ की मात्रा को मोल में नापा जाता है और ये जो इसका प्रतीक होता है वो MOL मोल होता है। पदार्थ की मात्रा का मतलब होता है कि हर पदार्थ मोलिक्यूल्स यानी कि अणुओं और परमाणुओं से ही मिलकर बने होते हैं। तो किसी भी पदार्थ में परमाणुओं की संख्या कितनी है उसे नापने के लिए मोल से नापा जाता है। प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए प्रकाश का कितना तेज प्रकाश है उसको नापने के लिए उसे नापने के लिए कैंडेला में नापा जाएगा। और किसी भी शरीर का तापमान या किसी भी बॉडी के तापमान को नापने के लिए केल्विन में नापा जाएगा। ठीक है। यहाँ पर विद्युत धारा को अगर नापना होगा तो उसे एम्पियर में नापा जाएगा और समय को नापना होगा तो सेकंड्स में नापा जाएगा। ठीक है। तो ये यहाँ पर व्युत्पन्न ये मूलभूत राशियां हैं। 7 मूलभूत राशियां हैं। इन्हीं सात मूलभूत इकाइयों से सारी व्युत्पन्न इकाइयों को बनाया जाएगा। ठीक है। तो यहां पर अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। यहां पर इकाइयों की पद्धति, किस तरीके से इकाइयां होती है, इकाइयों की क्या पद्धति होती है, यहां पर डिस्कशन करेंगे। यहां पर क्या है कि MKS पद्धति है, CGS पद्धति है, FPS पद्धति है और SI पद्धति है। इकाइयों की पद्धतियों को 4 भागों में बांटा गया है। MKS पद्धति, CGS पद्धति, FPS पद्धति और SI पद्धति। हर देश में मापन की अलग अलग पद्धतियां होती है, यानी कि इसे मैट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। ये जो MKS पद्धति होती है इसे मैट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। इसमें हर भौतिक राशि को मीटर में, यानी कि लंबाई का जो मानक होगा वो मीटर होगा। किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान का जो मानक होगा वो किलोग्राम होगा, इकाई होगी। और जो समय की इकाई होगी वो सेकंड होगी। किसमें? MKS पद्धति में। और इसे मैट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। CGS पद्धति में यानी कि जैसे कि नाम से पता चल रहा है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यानी कि इसमें जो लंबाई की इकाई होगी वो सेंटीमीटर होगी, द्रव्यमान की जो इकाई होगी वो ग्राम होगी और समय की जो इकाई होगी वो सेकंड होगी। इसे फ्रांसिस पद्धति भी कहा जाता है क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धतियां, मापन की अलग अलग पद्धतियां होती है अलग अलग देशों में। यानी कि फ्रांस में सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में नापा जाता है। FPS पद्धति क्या होगी? जैसे कि नाम से पता चल रहा है फुट, पाउंड और सेकंड। यानी कि यहां पर जो लंबाई है, लंबाई को फुट में नापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में नापा जाएगा और समय को सेकंड में नापा जाएगा। आपको यहां पर जो सेकंड है वो तीनों में सेम है। इस पद्धति को, FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। ब्रिटिश पद्धति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्रिटेन में इसका यूज किया जाता है। इसका आंसर ब्रिटेन में इस पद्धति का यूज किया जाता है। ब्रिटेन में फुट, पाउंड और सेकंड में नापा जाता है। यानी कि लेंथ यानी कि जो लंबाई है उसे फुट में नापा जाएगा, द्रव्यमान को पाउंड में नापा जाएगा और समय को सेकंड में नापा जाएगा। तो इसका आंसर से ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। लास्ट आती है यहाँ पर SI पद्धति। SI पद्धति की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स में यानी कि SI पद्धति जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सब जगह सर्वमान्य है। यानी कि सारी जगह सारे देशों में यही पद्धति को मान्य माना जाएगा। यानी कि सारे देशों में अगर किसी लंबाई को नापना है तो उसे मीटर में नापेंगे, किसी भार को नापना है तो उसे किलोग्राम में नापेंगे, किसी सेकंड को समय को नापना है तो सेकंड में नापेंगे, अगर किसी प्रकाश की तीव्रता को नापना है तो उसे कैंडेला में नापेंगे, किसी विद्युत धारा को नापना है तो उसे एम्पियर में नापेंगे, किसी तापमान को नापना है तो उसे केल्विन में नापेंगे और अगर पदार्थ की मात्रा को नापना है तो उसे मोल में नापेंगे। ठीक है। तो ये SI यूनिट जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है। इसे सर्वमान्य माना गया है, यानी कि सभी जगह यही पद्धति चलेगी। ठीक है। इन पद्धतियों को एक दूसरे में बदला जा सकता है, यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में यानी कि CGS यूनिट में भी बदला जा सकता है। इनके बीच में एक संबंध होता है। मीटर को सेंटीमीटर में
बदला जा सकता है, सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदला जा सकता है, या किलोमीटर को वापस से मीटर में बदला जा सकता है, किलोग्राम को ग्राम में बदला जा सकता है, ग्राम को पाउंड में बदला जा सकता है। यहाँ पर कुछ सारणी दी गई है, ये जो टेबल है ये टेबल कन्वर्जन फैक्टर्स ही है, यानी कि गुणन में परिवर्तन करने के लिए ये किस तरीके से ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे कि 1 इंच बराबर हम लिख सकते हैं 25.4 मिलीमीटर लिख सकते हैं, 1 मिलीमीटर बराबर 0.03937 इंच लिख सकते हैं, 1 मीटर बराबर 39.39.37 इंच लिख सकते हैं, 1 माइक्रोन बराबर 0.00003937 इंच लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर बराबर ये लिख सकते हैं, 1 मील बराबर 1.609 किलोमीटर लिख सकते हैं। यहाँ पर ये सारी टेबल है जो कि कन्वर्जन के लिए, गुणन को परिवर्तन करने के लिए, यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि इंच को मिलीमीटर में बदलें तो 1 इंच को मिलीमीटर में बदलने के लिए उसे 25.4 से आपको गुणा करना पड़ेगा, तो वो 1 इंच मिलीमीटर में बदल जाएगा। यहां पर इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको याद करनी ही पड़ेगी, याद करके ही आपको याद होगी। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने पर आपको ये टेबल बहुत आसानी से याद हो सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर है पौंड को नापना है। आपने देखा होगा कि कई बार पौंड जो है, केक जो है वो पौंड में नापा जाता है। 1 पौंड का केक है, 2 पौंड का केक है, 3 पौंड का केक है। तो जो पौंड है वो हमेशा जो केक है या इसी तरीके की जो चीज़ें हैं जो ब्रिटेन में यूज होती थी उसे पौंड में नापा जाता है, या फिर पौंड को आप केजी में भी बदल सकते हैं। 453.6 केजी होता है। 1 पौंड का मतलब 1 किलोग्राम का मतलब हुआ 2.205 LBS होगा। 1 टन का मतलब 1016 केजी होगा। 1 मैट्रिक टन का मतलब होगा 100 यानी कि 1000 केजी होगा। 1 मैट्रिक टन का मतलब होगा 0.98 टन होगा। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस इनके ऊपर करेंगे आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएगी। चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से समय का मात्रक है। समय का मात्रक इसमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपका दिन, दूसरा ऑप्शन बी आपका है घंटा समय, सी ऑप्शन है आपका मिनट और डी ऑप्शन है आपका सेकंड। तो यहां पर जो समय का मात्रक होगा, हमें पता है समय की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो सेकंड होती है, और जो सेकंड है वही मूलभूत इकाई है। तो इसलिए यहां पर जो समय का मात्रक होगा वो आपका सेकंड होगा, यानी कि जो आपका आंसर है वो डी होगा। हमें ये याद होना चाहिए कि 1 मिनट बराबर कितना होता है? 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड्स होते हैं। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड्स होते हैं, ये हमें याद होना चाहिए। अच्छा, 60 सेकंड यानी कि 60 मिनट बराबर कितना होगा? 1 मिनट बराबर कितना होगा? 1 मिनट बराबर कितना होगा? 60 सेकंड्स होंगे। अच्छा, 1 घंटे बराबर, 1 घंटे में कितने मिनट्स होंगे? 1 घंटे में कितने मिनट होंगे? 60 मिनट होंगे। 1 घंटे में कितने मिनट होंगे? 60 मिनट होंगे। ठीक है। अच्छा, एक दिन में 24 हार्स होते हैं, एक दिन में 24 आते हैं, और अगर इसी हार्स को वापस से मिनट में बदलना है तो 24 यानी कि 24 गुना 60 कर दो। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे को अगर मिनट में बदलना है तो 24 गुना 60 कर दो। इस तरीके से हम एक से दूसरे में बदल सकते हैं यूनिट को, यानी कि इकाइयों को एक इकाई से दूसरी इकाई में बदल सकते हैं। यहां पर जो इसका आंसर है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर दूसरा क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में शक्ति की इकाई क्या होगी? एसआई पद्धति में शक्ति की इकाई क्या होगी? इसके लिए आपको शक्ति की जो पावर है, जो शक्ति है, उसका फॉर्मूला यानी कि सूत्र याद होना चाहिए। शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटा समय। कार्य बटा समय यानी कि इकाई समय में कितना कार्य किया गया है, शक्ति कहलाती है। इकाई समय में कितना कार्य किया गया है, शक्ति कहलाती है। अच्छा, यहाँ पर जो कार्य की यूनिट होती है, यानी कि कार्य की जो इकाई होती है वो जूल होती है, समय की इकाई जो होती है वो सेकंड होती है। ठीक है, तो जो शक्ति की इकाई होगी वो शक्ति की इकाई होगी जूल पर सेकंड, यानी कि जूल बटा सेकंड। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में जूल बटा सेकंड मिल रहा है? ऑप्शन ए नहीं मिल रहा, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी सही है आपका, जूल बटा सेकंड यहां पर आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक न्यूटन को डायन में बदलिए। न्यूटन को डायल में बदलने के लिए आपको मैं बताता हूं कि न्यूटन जो होता है वो न्यूटन एसआई यूनिट में होता है। एसआई यूनिट में न्यूटन को मापा जाता है, यानी कि जो बल होता है, यानी कि जो बल है, फोर्स है, बल जो लगाते हैं हम, वो बल की जो यूनिट होती है वो एसआई यूनिट में न्यूटन होती है। ठीक है, यहां पर जो बल की यूनिट होगी वो न्यूटन होगी। अच्छा, न्यूटन को जब हम डायन में बदलना चाहते हैं तो डायन में बदलने के लिए इसे 10 की घात 5 से गुणा करना होता है। 10
की घात 5 से गुणा करना होता है तो 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है, 10 की घात 5 डाइन होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपके, 1 न्यूटन बराबर और ये जो डाइन होता है वो सीजीएस यूनिट में होता है, सीजीएस यूनिट में होगा। डाइन जो होगा वो आपके सीजीएस यूनिट में होगा। ऑप्शन ए मिल रहा है या ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर ये टेबल दी हुई है, इस टेबल में 10 की घातों के बारे में बताया गया है कि अगर कभी आपके 10 की घात 12 आए तो उसे आप टेरा कहेंगे। क्या कहेंगे, टेरा कहेंगे, और उसका जो प्रतीक होगा वो टी होगा। ठीक है, 10 की घात अगर 9 आए तो उसे गीगा कहेंगे और उसका प्रतीक जो होगा वो जी होगा। ठीक है, 10 की घात अगर 6 हो, यानी कि 10 की घात 6 हो तो उसे मेगा कहेंगे, मेगा, और उसका प्रतीक होगा एम। 10 की घात 3 हो तो उसे किलो कहेंगे, उसका प्रतीक होगा के। 10 की घात 2 हो तो उसे हेक्टो कहेंगे, उसका प्रतीक होगा एच। अगर 10 की घात 1 है तो उसे डेका कहेंगे और उसका प्रतीक होगा डी ए। अगर 10 की घात -1 है तो उसका उपसर्ग जो होगा, उसका जो प्रतीक होगा उसे डेसी कहेंगे और उसका जो प्रतीक होगा वो डी होगा। 10 की घात -2 हुए तो उसे सेंटी कहेंगे और उसका जो प्रतीक होगा वो सी होगा। 10 की घात -3 है तो उसका प्रतीक, 10 के -3 का मतलब है कि 1/1000, 1/1000। 10 की घात -3 का मतलब है 1/1000। 10 की घात -2 का मतलब है 1/100। 10 की घात -1 का मतलब है 1/10। और अगर 10 की घात -3 आ रहा है तो इसे मिली कहेंगे और इसका प्रतीक होगा स्मॉल एम। अगर यहाँ कैपिटल एम और स्मॉल एम में ध्यान रखिएगा, कैपिटल एम का मतलब होता है मेगा, स्मॉल एम का मतलब होता है मिली। यहाँ पर अगर 10 की घात -6 आए तो इसे माइक्रो कहेंगे और माइक्रो का जो प्रतीक चिन्ह होगा ये इस तरीके का होगा। 10 की घात -9 आए तो बहुत नैनो सेकंड्स होते हैं, नैनो सेकंड्स आपने सुना होगा, तो यहाँ पर एन बोलेंगे इसे। 10 की घात -12 आए तो इसे पिको कहेंगे और यहाँ पर ये पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया गया है रूपांतरण से संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। यहाँ पर हम रूपांतरण से संबंधित कुछ प्रश्न, जो कि अभी हमने पहले वाली टेबल में पढ़ाया, उस टेबल से संबंधित कुछ प्रश्न हम यहाँ पर करेंगे। पहला प्रश्न है आपके 300 किलोवाट जो के है वो उससे बोलेंगे किलोवाट को मेगावाट में बदल दीजिए। जो कैपिटल एम है इसे मेगा में बोलेंगे, जो कि अभी हमने आगे वाली जो टेबल है उसमें पढ़ा है। तो 300 किलोवाट को मेगावाट में बदलिए। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। 4 ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं? ऑप्शन ए में 0.3 मेगावाट, 3.0 मेगावाट, मतलब 0.3 मेगावाट, 3.0 मेगावाट, 30 मेगावाट और 3000 मेगावाट। चलिए किस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। आपको जो यहाँ पर 300 मेगावाट, 300 किलोवाट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है अपन को? यहाँ पर 300 किलोवाट दिया हुआ है। ठीक है, हम जानते हैं कि 1 किलो में कितना होता है? 1000। 1 किलो में कितना होता है? 1000, जो कि हमने पहले वाली आपको मैं बता देता हूँ, पहले पढ़ा है हमने कि यहाँ पर ये जो 1 किलो है, कहाँ पर है 1 किलो? यहाँ पर ये किलो रहा, ये किलो रहा, तो 1000 हो गया। 1 किलो में 1000 हो गया। 10 की घात 3 का मतलब हो गया 1 किलो। तो हमें पता है कि यहाँ पर 1 किलो में कितना होता है? 1000 होता है। और 1 मेगा में, यहाँ छोड़ी, यहाँ कैपिटल एम है, यहाँ कैपिटल एम है, तो 1 मेगा में कितना होगा? 1000, यानी 10 की घात 6 होगा, 10 की घात 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस 300 किलोवाट को 300 और इस किलो की जगह 1000 लिख दिया। ठीक है, ये गलत नहीं होगा, अगर 1000 लिख देना इससे गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने 300 × 1000 वोट लिख दिया है। ठीक है, यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इससे हमें किस में बदलना है? मेगावाट में बदलना है। मेगावाट में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा, जो ये है इसे 10 की घात 6 से बटा 10 की घात 6 से डिवाइड कर दूंगा, 10 की घात 6 से गुणा कर दूंगा, 10 की घात 6 से भाग दे दूंगा, जिससे इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। यानी कि ये कुछ गलत नहीं होगा। किसी भी चीज को 10 की घात 2 से गुणा कर दो या 2 से भाग दे दो तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 10 की घात 2 से यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा, सेम करूंगा, इसे 10 की घात 6 से गुणा कर दूंगा और 10 की घात 6 से भाग भी दे दूंगा। यहां पर मैंने किया हुआ है 300 को, ये तो जो पहले था ये ऊपर ये था। अब इसे मेगा में बदलने के लिए मैंने 10 की घात 6 से गुणा कर दिया और 10 की घात 6 से ही भाग दे दिया। 10 की घात 6 से गुणा कर दिया और 10 की घात 6 से भाग दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब क्या होगा कि ये जो नीचे बटा में 10 की घात 6 वाला है, ये इसकी 3 जीरो को 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी। ठीक है, यहां से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब यहां पर हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास यहां पर बचा है 3 × 10 की घात 6 बटा
10 ये बचा है हमारे पास, ठीक है। तो इस 10 की घात 6 को तो मैं क्या लिख दूंगा, m लिख दूंगा। 10 की घात 6 को तो क्या लिख दूंगा, मैं m लिख दूंगा। और ये 10 को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ऊपर लेके जाने पर ये इस तरीके से 0.3 बन जाएगा। 0.3 मेगा वोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0.3 मेगा वोट हो जाएगा और ये आपका आंसर होगा। तो आंसर कौन सा कौन सा मिल रहा है, आंसर नंबर फर्स्ट ए जो है वो आपका आंसर होगा 0.3 यानी कि 0.3 मेगा वोट आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके यहां पर है आपका क्वेश्चन 2.6 न्यूटन को डेसी न्यूटन में बदलें। 2.6 न्यूटन को डेसी न्यूटन में बदलने के लिए चलो इसके किस तरीके से अप्रोच करेंगे। यहां पर जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2.6 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। 2.6 न्यूटन दिया हुआ है, हमें पता है, हमने जो पहले वाली टेबल देखी थी उस टेबल में 1 डेसी का मतलब होता है 10 की घात -1 और 10 की घात -1 का मतलब होता है 1/10। इसे 1/10 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 1 डेसी का मतलब होता है 1/10 और इसे 10 की घात -1 या 1/10 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर हमें इसको बदलना है, किसमें, डेसी में बदलना है। डेसी में बदलना है तो 2.6 न्यूटन को डेसी में बदलने के लिए इससे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने 2.6 को 1/10 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो यहां से जब गुणा किया तो इस 10 को मैं ऊपर लेके आऊंगा, यानी कि 2.6 जो है 2.6/10 है, इसको जब इस 10 को यहां ऊपर लेके आऊंगा तो ये पॉइंट आगे आ जाएगा, ये पॉइंट 1 आगे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जब ये पॉइंट 1 आगे आएगा तो क्या बन जाएगा, 0.26 डेसी न्यूटन, 0.26 डेसी न्यूटन, ये आपका यहां पर आंसर होगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर मिल रहा है, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। करेक्ट आंसर आपका कौन सा है, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आपका है, यहाँ पर कुछ टेबल दी हुई है लंबाई के लिए, यानी कि यहाँ पर एक सारणी दी हुई है लंबाई के मापन के लिए। अगर आपको लंबाई के कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उनके मापन के लिए यहाँ पर एक सारणी दी हुई है। अगर आपको एक माइक्रोन दिया हुआ है, माइक्रोन को आप समझते हैं कि इस तरीके का माइक्रोन का चिन्ह होता है, इस तरीके का माइक्रोन का प्रतीक होता है। तो एक माइक्रोन दिया हुआ है तो उसे अगर मिलीमीटर में चेंज करना है तो उसे किस तरीके से लिखना पड़ेगा, 0.001 मिलीमीटर, ये यहां पर इस तरीके से लिखना होगा। 1 मिलीमीटर mm को, ये मिलीमीटर mm होगा, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर को माइक्रोन में चेंज करना है तो कितना लिखना पड़ेगा, 1000 माइक्रोन लिखना पड़ेगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को 10 mm लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है, 10 mm होता है, सॉरी। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 10 mm होगा, ठीक है। ठीक है, यहां पर अब दूसरा क्या होगा, 1 डेसीमीटर बराबर कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होता है। 1 डेसीमीटर बराबर कितना होता है, 10 डेसीमीटर होता है, ठीक है। यहां पर 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होगा। 1 डेकामीटर बराबर कितना होगा, 1 डेकामीटर बराबर होगा 10 मीटर होगा, ठीक है। 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना होगा, 10 डेकामीटर होगा। 1 किलोमीटर बराबर कितना होगा, 10 डेकामीटर होगा, 10 डेकामीटर होगा, ठीक है। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी, इस टेबल को आपको बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस को अच्छे से, यानी कि जल्दी तरीके से करने के लिए इस टेबल को आपको याद करनी पड़ेगी, इस सारणी को आपको याद करना पड़ेगा। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे आपको ये टेबल याद हो जाएगी, जल्दी याद हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर और कुछ दिया हुआ है, आपको ये फुट में चेंज करना है। तो फुट में 1 फुट में कितने होते हैं, 12 इंच होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं, ठीक है। 1 इंच में कितने, इस तरीके से 1 इंच को किस तरह ये ऐसे डबल ये लगा के 1 इंच को लिखते हैं, ठीक है। 1 फुट को कैसे क्या होता है, 1 फुट को 12 इंच होता है। 1 फुटलॉन्ग इससे 220 वाईडीएस 1 मील 8 फुटलॉन्ग होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि लंबाई से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। लंबाई से संबंधित क्वेश्चंस क्या हैं, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 1.2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो। 1.2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमारी क्या अप्रोच होगी, यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 100 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर और 130 सेंटीमीटर, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर 1.2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 1.2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। हम जानते हैं कि 1.2 मीटर को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1.2 मीटर को यहाँ जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट हटाते ही मैं इसे 12 यानी कि 12/10 मीटर लिख सकता हूँ, 12/10 मीटर लिख सकता हूँ। ये पॉइंट हटाऊंगा तो ये पॉइंट हटाते क्या होगा, ये 10
जो है वो नीचे आ जाएगा, तो इसे मैं 1.2 मीटर को 12/10 मीटर लिख सकता हूं। तो ये मैंने यहाँ पर 12/10 मीटर लिख दिया है। ठीक है, अब इस 12/10 मीटर को हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, जो कि हमने पहले टेबल में देखा है, पहले सारणी में देखा है। 1 मीटर बराबर कितना होगा, 100 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये जो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होगा, इस 100 सेंटीमीटर को इस मीटर को 12/10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। 12/10 गुणा 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा यहाँ पर 120। कितना, 120। 12 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो 12 को 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 120, और ये काय में चेंज हो गया, 120 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो यहां पर कौन सा आंसर आ रहा है आपके, बी गलत है, ए बी गलत है, सी आपका करेक्ट आंसर है, सी आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, एक 10.2 डेसीमीटर को 10.2 डेकामीटर को डेसीमीटर में चेंज कीजिए, डेसीमीटर में बदलें। 10.2 डेकामीटर को डेसीमीटर में बदलें। यहाँ पर ये ऑप्शंस में गलती दी हुई है, ये डेकामीटर दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर मीटर आएगा, डेसीमीटर आएगा। यहाँ पे इसको चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर डेकामीटर की जगह डेसीमीटर लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अब करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर 10.2 डेकामीटर दिया हुआ है। ठीक है, 10.2 डेकामीटर दिया हुआ है। अब इससे मीटर में बदलना है, तो 10.2 डेकामीटर को मीटर में बदलने के लिए हमें पता है कि एक डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की घात 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 मीटर होते हैं। ठीक है, 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 मीटर होते हैं। तो इस डेकामीटर को पहले मैं मीटर में चेंज कर देता हूं। तो मीटर में बदलने के लिए, इस डेकामीटर को मीटर में बदलने के लिए मुझे याद है 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर हुए। तो 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर हुए, तो इस डेकामीटर को मैंने पहले काय में बदल दिया, मीटर में बदल दिया। ठीक है, तो मीटर में बदलने के लिए 10.2 को कितने से गुणा किया मैंने, 10 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो यहां पर अब ये काय में चेंज हो गया, मीटर में बदल गया है। ठीक है, ये अब काय में बदल गया है, मीटर में बदल गया है। अब ठीक है, ये मीटर में बदल गया है। यहाँ पर अब मैं जानता हूं कि ये जो मीटर होता है, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 10 डेसीमीटर होता है। कितना होता है, 10 डेसीमीटर होता है, जो कि हमने पहले सारणी दी हुई है, वहां जाकर आप देख सकते हैं दोबारा से, उसमें सारणी में सब कुछ लिखा हुआ है। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 10 डेसीमीटर होता है। तो उस मीटर को डेसीमीटर में, क्योंकि आंसर हमारा डेसीमीटर में बताना है, हमें आंसर डेसीमीटर में बताना है। यहाँ पर डे का ये गलत है, यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पर डेसीमीटर लिख लीजिएगा। ठीक है, डीएम लिख लीजिएगा। तो यहां हमें आंसर डेसीमीटर में बताना है। तो 10.2 × 10, ये मीटर दिया हुआ है, ये मीटर है हमारे पास। अब इसको डेसीमीटर में बदलना है, तो मीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुणा करते हैं। तो 10 से गुणा करते ही डेसीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पर, 10.2 गुणा 10 ठीक है, तो यहां से ये जब पॉइंट हटेगा, तो ये पॉइंट हटते ही नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हट गया, तो यहां पर नीचे बटा 10 आ गया। इस 10 से क्या कट गया, ये वाला 10 कट गया। यहां 10 कटते ही क्या होगा, यहाँ पर ये 10 जो है, अब यहां पर क्या बचाएगा, सिर्फ यहां पर बचेगा 102 गुणा 10 बचेगा। ठीक है, 102 गुणा 10 बचेगा। तो इसको 102 गुणा 10 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 120 डेसीमीटर आएगा। ठीक है, 120 डेसीमीटर आएगा। 120 डेसीमीटर आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन बी, हाँ, यहां पर आपका आंसर है 120। यहाँ पर डीएम नहीं है, डेसीमीटर नहीं होगा, यहाँ पर डेसीमीटर होगा, डेकामीटर नहीं होगा, डेसीमीटर लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 न्यूटन सेंटीमीटर को न्यूटन मीटर में बदलें। 50 न्यूटन सेंटीमीटर को न्यूटन मीटर में बदलें। 50 सेंटीमीटर को न्यूटन मीटर में बदलने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 500 न्यूटन मीटर दिया हुआ है, 5.0 न्यूटन मीटर दिया हुआ है, और 0.05 न्यूटन मीटर दिया हुआ है, और 0.050 न्यूटन मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अप्रोच होनी चाहिए, आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि जो ये 50 न्यूटन मीटर है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमें दिया हुआ है 50 न्यूटन मीटर। हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 1/100
मीटर होता है। ठीक है, 1/100 मीटर होता है। कैसे, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप, एक मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर को, इसको 100 को इधर लेके आ जाएंगे तो यही आएगा। ठीक है, यही आएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है। ये आपको याद होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होगा। अब इस 50 न्यूटन सेंटीमीटर को हमें किस में चेंज करना है, न्यूटन मीटर में चेंज करना है। तो सेंटीमीटर की जगह क्या लिख दूं मैं, अब यहाँ पर मीटर लिखना है, तो मीटर लिखना है। तो 1 सेंटीमीटर मुझे पता है, 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या से गुणा करूंगा, 1/100 से गुणा करूंगा, यानी कि 50 को किससे गुणा करूंगा, 1/100 से गुणा करूंगा, तो क्या में चेंज हो जाएगा, ये न्यूटन मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन मीटर में बदल जाएगा। यहाँ से 0 से 0 काट देंगे, 5 से ये कितनी बार कटा, 2 बार कट गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएंगे वो क्या आएगा, आंसर यहाँ से जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आंसर आएगा, अगर ये पूरा भाग नहीं जा रहा है, जैसे कि 1/2 आया है यहाँ पे, 1/2 बचा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर 1/2 बचा है, पूरी भाग नहीं जा रहा, तो आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट लगा दे, 0 बढ़े दे, कितनी बार गया, 5 बार। ठीक है, तो ये 5 और ये 0। ठीक है, तो 0.5 जो 0.50 न्यूटन मीटर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए आपको कि ये आपका आंसर होगा। आंसर किसमें है, 0.5 किसमें, ए बी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, और डी आपका आंसर है करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 मीटर 25 सेंटीमीटर को 7 मीटर 25 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदली, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर है आपका ये सब सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर आपको 7 मीटर 25 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। ठीक है, तो बदलते हैं, किस तरीके से हमारी अप्रोच होगी। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 7 मीटर 25 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में बदलना है। तो ये 25 तो पहले से ऑलरेडी सेंटीमीटर में, तो इसके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं करनी है। क्या करना है, 7 मीटर है, इस 7 मीटर को हम पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे। 7 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। हम जानते हैं 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होगा, तो 7 मीटर बराबर कितना होगा, 700 सेंटीमीटर। 7 से गुणा कर दो, दोनों तरफ 7 से गुणा कर दो, इधर भी 7 से गुणा कर दो, इधर भी 7 से गुणा कर दो, तो 7 मीटर बराबर कितना होगा, 700 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो 7 मीटर बराबर 700 सेंटीमीटर होगा, तो ये तो 7 मीटर बराबर 700 सेंटीमीटर हो गया। 25 मीटर पहले दिया हुआ है, तो ये 700 सेंटीमीटर, यहाँ पर गलती है, यहाँ पर इस जगह पर गलती है, यहाँ पर 700 कर लीजिएगा, 700 है यहाँ पर। 700 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 725 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर होगा 725 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए ही आपका सही है, 725 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, 725 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द्रव्यमान, यानी कि मेजरमेंट से संबंधित, द्रव्यमान से के मापन से संबंधित। ठीक है, यहाँ पर ये आपको टेबल दी हुई है, सॉरी, आपको ये यहाँ पर टेबल दी हुई है। ये टेबल है 1 मिलीग्राम, यानी कि 1 मिलीग्राम और को लिखेंगे कैसे, 1 mg लिखेंगे। 1 ग्राम को कैसे लिखेंगे, 1 g लिखेंगे, 1 ग्राम लिखेंगे। 1 किलोग्राम को कैसे लिख सकते हैं, 1 kg लिख सकते हैं, या इसके 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। और 1 ग्राम को 1000 मिलीग्राम लिखा जा सकता है। ठीक है, 1000, ध्यान रखें यहाँ पर, 1 ग्राम को 1000 मिलीग्राम लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख सकते हैं, और 1 क्विंटल को कितना लिखेंगे, 100 kg लिखते हैं। 1 क्विंटल को कितना बोलेंगे, 100 kg। 1 क्विंटल बराबर कितना होता है, 100 kg। ध्यान रखें, इस चीज को फिर से मैं दोबारा बता देता हूं। 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 किलोग्राम होता है, और 1 क्विंटल बराबर कितना होता है, 1000 kg होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर 1 औंस है, 1 औंस बराबर आपका 28.35 ग्राम होगा। 1 औंस बराबर 1 औंस होगा। 1 पौंड बराबर 1 LB और 16 औंस होगा। 16 किलो बराबर 221 LB होगा, और 1 टन बराबर 1 टन होगा। ठीक है, 1 टन इस तरीके से लिखेंगे, टन और LBS होगा। ठीक है, ये आपको सारा याद करना है, वो पहले वाली टेबल और ये वाली टेबल आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि द्रव्यमान से संबंधित क्वेश्चन है, इन्हें सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 650 ग्राम को केजी में बदलो। 650 ग्राम को केजी में बदलने के लिए आपका जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है आपका 0.5
0.550 kg यानी कि 0.550 kg, 0.650 kg और 0.750 kg और 0.850 kg। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 650 को कितने में बदलना है, केजी में बदलना है, ग्राम को किस में बदलना है, किलोग्राम में बदलना है, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। गिवन क्या क्या है, आपको क्या क्या दिया हुआ है, 650 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इसको काय में बदलना है, अपन को ग्राम में बदलना है, ग्राम को किस में बदलना है, किलोग्राम में। अब मैंने आपको बताया था कि ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, यानी कि एक ग्राम में, 1 किलोग्राम में, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। अच्छा, 1 ग्राम में कितने ग्राम होंगे, फिर 1 ग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो इस 1000 को नीचे लेके आ जाओ, इधर लेके आ जाओ, तो कितने होंगे, 1/1000 किलोग्राम होंगे, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, 1/1000 किलोग्राम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक ग्राम में कितना ग्राम है, 1/1000 ग्राम दिया हुआ है। तो 650 ग्राम को 1 ग्राम बराबर 1.1000 ग्राम है, 1/1000 ग्राम है, तो 650 ग्राम कितने होंगे, तो 650 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, इधर भी 650 से गुणा कर दो और इधर भी 650 से गुणा कर दो, तो दोनों तरफ 650 से गुणा कर देंगे, तो हमें पता है कितना आ जाएगा यहाँ पर 650/1000। तो कितना आएगा, 1 0 से 1 0 तो कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर जो ये 2 जीरो है ऊपर जाने के बाद ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों जीरो यहाँ पर पॉइंट लग के ऐसा हो जाएगा, ठीक है। दो जीरो है यानी कि 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, और यहाँ पर आपका आंसर आएगा क्या, 0.65 kg। 0.65 kg जो है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो 0.65 kg कौन सा है, ऑप्शन ए है, नहीं, ऑप्शन बी है, नहीं, हाँ, ऑप्शन बी आपका आंसर है, ऑप्शन बी आपका आंसर है, सॉरी, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 0.3 kg को ग्राम में बदलो, 0.3 kg को ग्राम में बदलो। तो यहाँ पर 0.3 kg को ग्राम में बदलने के लिए क्या करना है, आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। ऑप्शन ए है आपको 0.03 ग्राम दिया हुआ है, ऑप्शन बी जो है आपको 0.30 ग्राम दिया हुआ है, ऑप्शन सी जो है आपको 3.00 ग्राम दिया हुआ है, और ऑप्शन डी है जो आपको 300 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या अप्रोच होगी, हम इसको बदलते हैं। 0.3 हमें पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम होंगे, ये हमें पता है, ठीक है। तो अगर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, तो 0.3 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 0.3 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो इसे दोनों तरफ कितने से गुणा कर दो, दोनों तरफ 0.3 और इधर भी 0.3 से, दोनों तरफ 0.3 से गुणा कर दो, दोनों तरफ 0.3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0.3 से 1000 गुणा कर दो, कितना आया, ये 1 पॉइंट से ये 1 कट जाएगा, 300 आ जाएगा, 1 पॉइंट यानी कि ये बटा 10 होते ही ये कट जाएगा 1 से, तो कितना बचेगा यहाँ पे 300, कितना बचेगा 300। तो यहाँ आंसर कितना आया, 300 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। यहाँ पर आपके यहाँ पर है विभिन्न तापक्रम पैमानों से में क्या संबंध होता है। तापक्रम यानी कि हमारे बॉडी के, यानी कि हमारे शरीर के तापमान को नापने के लिए कुछ अलग अलग प्रकार के स्केल्स होते हैं जिससे शरीर के तापमान या बॉयलर्स के तापमान को मापा जाता है, ठीक है। तो उनके तापमान के मापन के लिए अलग अलग प्रकार के पैमाने होते हैं। यहाँ पर कुछ पैमाने जो हैं आपको दिया हुआ है, और उनके बीच में संबंध भी दिया हुआ है कि उनके बीच में एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, ठीक है। तो यहाँ जो सी है इसे सेंटीग्रेड बोलते हैं, ठीक है। सी है इसे सेंटीग्रेड स्केल बोलेंगे, यानी कि हमारे टेम्परेचर को नापने के लिए सेंटीग्रेड स्केल का यूज किया जाता है। तापमान नापने के लिए एफ है तो इसे फ़ारेनहाइट बोलेंगे, ये 100 ज़्यादा होता है ना, सेंटीग्रेड से 100 ज़्यादा, ये फ़ारेनहाइट बोलेंगे इसे। यहाँ पर एफ होगा, ये होगा जो आर है उसे रूमियर बोलेंगे, आर जो है उसे रूमियर बोलेंगे, और के जो है वो केल्विन होगा, ठीक है। के जो है वो कितना होगा, केल्विन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बीच में एक संबंध होता है। ये ताप को नापने के स्केल्स होते हैं, सारे सेम ही स्केल्स हैं, बस इनमें एक अंतर होता है। ये स्केल सारे के सारे तापमान को ही मापन करते हैं, ठीक है। इनके बीच में एक संबंध होता है कि सी बटा यानी कि सेंटीग्रेड बटा 100 बराबर होता है किसके, फ़ारेनहाइट F-32/180, F-32/180।
ये दोनों किसके बराबर होते हैं, R बटा 180 के बराबर, R बटा 80 के बराबर होंगे। और ये तीनों किसके बराबर होते हैं, K माइनस यानी कि केल्विन माइनस 273 बटा 100। ये तीनों के बीच में, ये चारों के बीच में इस तरीके का एक संबंध होता है। ठीक है, जब यहाँ से अगर इन्हें और सोल्व करेंगे और इनको हल करेंगे तो हल करने पर क्या होता है, ये 100 कट के कितना हो जाता है 5, 80 कट के 180 कट के 9 पे आ जाता है, 80 कट के कितना है 4 पे, और 100 कट के कितना पे आएगा 5 पे। ठीक है, तो इन तीनों को और हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, C बटा 5 बराबर किसके होता है, F माइनस 32 बटा 9 के बराबर होता है। बराबर किसके और किसके बराबर होगा, R बटा 4 के बराबर होता है। और किसके बराबर होगा, K माइनस 243 बटा 5 के बराबर होगा। ये इन सभी के बीच में एक संबंध होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो C है इसे सेंटीग्रेड बोलेंगे, F जो है वो फ़ारेनहाइट होगा, R जो होगा वो रूमियर होगा, और K जो होगा वो केल्विन में नापा जाएंगे। ये सारे के सारे तापमान नापने के पैमाने हैं, इनसे सारों से सभी से तापमान को मापन किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, कुछ क्वेश्चंस इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट के तापमान में बदलो। ठीक है, तो हमें पता है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड को किस में बदलना है, फ़ारेनहाइट में बदलना है। अच्छा, जब हमें पता है कि C बटा 5 बराबर F माइनस 32 बटा 9, ये हमें पता है पहले वाली जो हमें जो संबंध दिया हुआ है उससे हमें पता है कि C बटा 5 बराबर F माइनस 32 बटा 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर C हमें दिया हुआ है, C यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो ये डिग्री सेंटीग्रेड हमें दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। F को हमें निकालना है, यानी कि बताना है कि F कितना होगा। ठीक है, F में हमें तापमान को बताना है। तो ठीक है, बहुत ईजी है। यहाँ पर C की जगह मैंने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया, बटा तो 5 है ही, बराबर कितना लिखूंगा मैं, F माइनस कितना है 32 बटा 9। ये हमें पहले वाले संबंधों से पता है। ठीक है, यहाँ C कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया, ये 9 को इससे गुणा कर दो इधर। ठीक है, तो कितना हो गया 18 बराबर F माइनस 32। ठीक है, तो यहाँ से ये 32 इधर आ जाएगा, ये 32 इधर आते, F बराबर कितना हो जाएगा, 18 प्लस 32 कितना होता है 50। तो 50 फ़ारेनहाइट आपका आंसर हो जाएगा। इस 50 फ़ारेनहाइट जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन, हाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पर बी ऑप्शन में आपका आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से आप फ़ारेनहाइट के बीच में भी संबंध निकाल सकते हो। इसी तरीके से आप र्यूमर स्केल भी निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछे कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड को र्यूमर में बदलो, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड को र्यूमर में बदलने के लिए भी आपके पास यहाँ फॉर्मूला है R बटा 4, C बटा 5, R बटा 4। तो र्यूमर में बदलने के लिए देखो कैसे करेंगे। अगर आपको इस 10 डिग्री सेंटीग्रेड को र्यूमर में बदलना है तो हमें पता है कि C बटा 5 बराबर कितना होता है, R बटा 4। ठीक है, तो यहाँ पर R बटा 4 और C बटा 5 दिया हुआ है। ठीक है, C की जगह 10 लिख दो, यहाँ पे 5 लिख दो, R बटा 4 लिख दो। ठीक है, यहाँ C कितनी बार कटा, 2 बार कट गया, इससे इधर गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, R बराबर कितना आ जाएगा 8। तो र्यूमर का कितना टेम्परेचर आएगा, 8 डिग्री र्यूमर टेम्परेचर होगा। यही टेम्परेचर कितना होगा, 8 डिग्री र्यूमर टेम्परेचर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर ये कुछ दिया हुआ है आपको क्षेत्रफल के मापन के लिए, ये कोई टेबल दी हुई है। यहाँ पर ये क्षेत्रफल के मापन के लिए आपको एक सारणी दी हुई है। इस सारणी में आपको करना क्या है कि अगर कोई भी क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर, जैसे मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, हमेशा क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल में 2 इकाइयाँ आती है, लंबाई की 2 इकाइयाँ आती है। ठीक है, क्षेत्रफल जो होता है हमेशा 2 इकाइयाँ आती है लंबाई की। जैसे कि अगर आयत के क्षेत्रफल की बात करें हम, तो आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, तो इसमें 2 इकाइयाँ आएगी। अगर इस लंबाई को मीटर में नापें और इसको भी मीटर में नापें तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसे वर्ग मिलीमीटर बोलते हैं, या वर्ग डेसीमीटर बोलेंगे, या इसको वर्ग मीटर स्क्वायर बोलेंगे। इस मीटर स्क्वायर को क्या बोलेंगे, वर्ग मीटर स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये सारणी दी हुई है आपको, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 100 डेसीमीटर स्क्वायर बताया हुआ है, 1 डेसीमीटर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बताया हुआ है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 mm स्क्वायर बताया हुआ है, 1 mm बराबर, ये सब कुछ आपको यहाँ पर इस टेबल में बताया हुआ है कि 1 वर्ग मिलीमीटर बराबर 1 mm स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। 1 सेंटीमीटर
एक वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं, एक वर्ग डेसीमीटर को 1 डेसीमीटर बोलेंगे, एक वर्ग मीटर को 1 मीटर स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये टेबल याद रखनी है, ये क्षेत्रफल के मापन के लिए ये टेबल होती है। ठीक है, इसके लिए कुछ और भी दिए हुए हैं, जैसे कि ये वर्ग इंच है तो इंच को एक वर्ग इंच को इस तरीके से लिखेंगे, एक वर्ग फुट को 144 इंच स्क्वायर लिखेंगे, एक वर्ग गज को 9 फीट स्क्वायर लिखेंगे और एक वर्ग मीटर को 4840 YDS स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये लिखना पड़ेगा। आयतन के मापन के लिए आयतन में 3 होता है, समझना, आयतन में जो इकाइयाँ होगी वो इकाइयाँ 3 होगी, यानी कि 3 होगा, यहाँ पर जो पावर होगी, जो यहाँ पे घात होगी वो 3 होगी, और क्षेत्रफल में जो घात होगी वो 2 होगी। यहाँ ये डिफरेंस होता है, यहाँ ये अंतर होता है कि क्षेत्रफल में जो घात होती है ये वर्ग में होती है और ये घन में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेजर डिफरेंस होता है, इसको समझने की कोशिश करना। एक घन फुट बराबर कितना होगा? 6.5 गैलन होगा, 6.25 गैलन होगा, 6.25 गैलन होगा। इससे 25 नहीं बोलते, पॉइंट के बाद जो अंक होते हैं उससे 2, 5 इस तरीके से बोला जाता है, अंकों को अलग अलग बोला जाता है। तो एक घन फुट बराबर कितना होगा? 6.25 गैलन होगा। एक घन बोल रहा हूं यहाँ पर, घन मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर होगा। एक घन सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर, और इसे 1000 मिलीमीटर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। एक डेसीमीटर को क्या लिखेंगे? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, या 1 डेसीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक घन मीटर को कितना लिखेंगे? 1000 डेसीमीटर, और 1 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। यहाँ पर नेक्स्ट एक और दिया हुआ है आपको, बैरल दिया हुआ है। बैरल में एक बैरल बराबर कितना होता है? 31.5 गैलन होता है। ठीक है, एक गैलन बराबर कितना होता है? 4.5454 लीटर होता है। ठीक है, एक घन इंच बराबर कितना होगा? 1 इंच क्यूब होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 घन घात लगेगी 3। एक घन फुट बराबर कितना होगा? 1 फीट की यहाँ क्यूब लगेगा। ठीक है, एक गज बराबर कितना होगा? 1 वाई बराबर यहाँ पे 3 लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पूरी चीज़ें याद रखनी है, और यहाँ पर आपका चैप्टर पूरा होता है मात्रक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इस चैप्टर को अच्छा आसानी से समझ सकें। और आपसे एक उम्मीद करता हूँ कि बेल आइकन जरूर दबाइएगा, इसका सब्सक्राइब करें, इससे ज़्यादा वीडियो देखने के लिए इसके लिए सब्सक्राइब करें। अगर हमें इस चैप्टर में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर इस चैप्टर के लिए कुछ प्रश्न को सोल्व करने के लिए एक और वीडियो बनाना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं एक और वीडियो सिर्फ प्रश्न के लिए ही, यानी कि क्वेश्चन आंसर के लिए ही एक और वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए थैंक यू।